सारे डिफरेंट सेगमेंट्स है। ठीक है जी, फास्ट फूड में ले लो। फास्ट फूड तो ऐसा है कि फास्ट फूड में, हर फास्ट फूड में मोर और लेस मक्का होती है। तो यदि किसी को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स में बनाए, चाहे वो दूसरे सेक्टर्स में बनाए, स्टार्स में बनाए, आपके बेवरेजेज में बनाए, ठीक है, तो उसके साडे स्टूडियो विच पहुंचण ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मुराद डॉक्टर HS जाट तो आ, ਜਿਹੜੇ ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च सेंटर तो आए ने। ये भारत का इक्को एक सेंटर आ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, डायरेक्टर होने के नाते तुहाडियां की जिम्मेवारियां ने? यदि मैं देखूं तो जो हमारा भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है, जो कि आप सही करें, जिसका हेडक्वार्टर आपके लुधियाना में स्थित है, इसके 3 सेंटर है। एक बेगूसराय बिहार में है, एक हैदराबाद के अंदर है तेलंगाना में, और एक दिल्ली के अंदर है। हमारा जो मुख्य मैंडेट है, जो हमारी, जो आप जैसे करें कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम मक्का के जो हाइब्रिड्स है उनका डेवलपमेंट करना, चाहे आपकी वो फील्ड कॉर्न की मक्का हो, चाहे स्वीट कॉर्न की हो, पॉप कॉर्न की हो, चाहे क्वालिटी प्रोटीन मेज हो, चाहे आपकी वैक्सी कॉर्न की, तो सभी प्रकार की जो मक्का होती है उनकी हाइब्रिड किस्मों का विकास करना है। दूसरा, जितने भी मक्का की वैरायटियाँ हमारे देश में डेवलप होती है, जिन पे हमारा विकास कार्यक्रम चलता है, उन सभी को इवेल्यूएट करके ये बताना होता है कि कौन सी मक्का की वैरायटी कौन से रीजन के लिए, कौन से स्टेट के लिए सूटेबल है। उनको फिर हम उसके बाद में आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसको भारत सरकार नोटिफाई करती है कि ये फलाना वैरायटी पंजाब के लिए, ये हरियाणा के लिए, ये दोनों के लिए। तीसरा हमारा है कि किसानों को कैसे जागरूक किया जाए। आपकी जो मक्का की फसल है, चाहे वो किस्म के संबंधित हो, चाहे उसमें आपका खरपतवार संबंधित हो, चाहे उसमें उर्वरक देने हो, चाहे उसमें पानी देने हो, उन सभी तकनीकों के बारे में किसान के खेत तक ले जाना, ताकि किसान की जो उपज है वो बढ़ सके। तो ये हमारे मुख्य मुख्य 3 उद्देश्य हैं। इसके अलावा जो रोग आते हैं आपकी फसलों में, चाहे वो रोग आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है, उसके ऊपर भी हम नए नए मॉड्यूल्स तैयार करते हैं। तो ये हमारी 4 मैंडेट है जो हमारा संस्थान देश लेवल पे करता है। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀ महत्ता वा, कितनी क महत्वपूर्ण आ? यदि आप देखोगे भारत में, यदि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो हमारी मक्का की फसल थी, ये इसके मक्का को लोग खाने के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे हमारी हरित क्रांति हमारे देश में आई 1965 के आसपास, जिसमें कि ज़्यादा फोकस जो आपके गेहूं पे और धान पे दिया गया, उसमें मक्का कुछ डिरेल हुई। तो उसके बाद में यदि आप देखोगे तो मक्का खाने के रूप में कम यूज होने लगी। उसकी वजह से जो मक्का को, जो एक मक्का का एरिया बढ़ना चाहिए या मक्का का उत्पादन बढ़ना चाहिए, वो उस गति से नहीं बढ़ा जितना कि आपके धान में और गेहूं में बढ़ा है। लेकिन अभी आप देखते हैं मक्का का जो उत्पादन है वो करीबन 44 मिलियन टन है, और मुझे उम्मीद है कि इस साल के जो आंकड़े आएंगे उसमें करीबन 50 मिलियन टन होने की संभावना है। मक्का इसलिए मुख्य फसल मैं कहता हूँ अभी जो मक्का है, क्योंकि मक्का का उपयोग बहुत है। मक्का सबसे ज़्यादा पोल्ट्री में जाती है, पोल्ट्री फीड में जाती है, उसके बाद एनिमल फीड में जाती है, उसके बाद जो इथेनॉल है, जो भारत सरकार की अच्छी पॉलिसी है, करीबन 20% उसमें जाती है। उसके अलावा आपकी वैक्स, आपकी स्टार्च में जाती है, उसके लिए सीड में, उसके लिए फास्ट फूड, क्योंकि आप देख रहे हो कि आने वाले टाइम में हमारी जो जनरेशन है ज़्यादातर शहरों में रह रही है, तो जितना फास्ट फूड होगा, और मक्का उसका एक मेजर कंपोनेंट होता है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मक्का के ऊपर अभी हमें और प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है और इस पर काम करने की ज़रूरत है। पंजाब ਅਤੇ उत्तरी भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ? यदि उत्तरी भारत की बात करूं मैं, तो उत्तरी भारत में जो ज़्यादातर यदि आपका एरिया है वो हमारी जो धान गेहूं फसल प्रणाली में है। और भारत सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो, यही चाहती है कि कुछ धान का रकबा मक्का में चला जाए, क्योंकि जितनी हमारी ज़रूरत है धान, उससे हमारे देश में ज़्यादा ही पैदा हो रहा है। जितनी हमारे देश की खपत है उसके अलावा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उसमें क्योंकि धान की फसल में 2-3 मुख्य समस्याएं जो आती है, एक तो पानी बहुत ज़्यादा लेती है, एक आपकी जो पराली जलाने की समस्या है वो भी ज़्यादा जाती है, और यदि हम एक ही एक फसल बार बार लगाएंगे तो उसमें कीड़े मकोड़े बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रेस उसके लिए पंजाब सरकार भी प्रयासरत है, उसके लिए भारत सरकार भी प्रयासरत है, उसके लिए चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, सभी प्रयासरत है। लेकिन यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो जो रकबा है जो ज़्यादा यदि देखते हैं तो स्प्रिंग के अंदर ज़्यादा आ रहा है, खरीफ में उतना हमें आशातीत परिणाम नहीं मिल रही।
जितने कि हमारे को स्प्रिंग मक्की में मिल रहे हैं। ਤੇ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ जी, ਕੇ? ये देखो चोने का सब्स्टिट्यूट ये बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए मुझे लगता है कि हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में उसमें वो भी काम करेंगे। क्योंकि यदि आप देखोगे चोने की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है पंजाब के अंदर 7.5-8 टन के आसपास एवरेज प्रोडक्टिविटी है। तो हमारे को मक्का कौन सी क्षेत्र में ले जाए, हम ये कहते हैं कि हर क्षेत्र में मक्का ले जाओ, वो सही चीज़ नहीं, क्योंकि वो चोने को रिप्लेस नहीं कर सकती। छोने की मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मक्का की सपोर्ट प्राइस दोनों बराबर ही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन चोना आपका 8 टन देता है, मक्का जहाँ पे चोने की उपज आपकी 6 टन 6.5 टन से नीचे होती है, उन एरियाज में आप मक्का लगे जाए तो वहाँ पे मक्का आपका 7 टन 7.5 टन के आसपास आराम से हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें सूटेबिलिटी मैपिंग और टारगेटिंग की जरूरत है कि मक्का को कहाँ ले जाना है, कब ले जाना है, कैसे ले जाना है। मुझे लगता है उस पर काम करने की जरूरत है। उसके बाद यदि पंजाब सरकार यदि चाहें कि ये हमारे टारगेट है, उनमें हम टारगेट फिक्स करके मक्का को बढ़ावा दे सकते हैं। ਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਮੱਕੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਲੱਭਦੇ ਆ ਮੱਕੀ, ਪਰ ਮੱਕੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ। देखो जी, कई चीज़ें होती है ना, वो हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार चीज़ें किसानों के पास भी सही नहीं जाती, और उसमें होता क्या कि मक्का आप कब लगाते हैं, पानी का जो होता है कि मक्का आप कब लगा रहे हैं। मक्का यदि पंजाब में देखो तो 3 प्रकार की मक्का लगती है। एक लगती है खरीफ में, जो बारिश के सीज़न में लगती है। यदि बारिश के सीज़न में जो मक्का लगती है, यदि उसको मैं छोने में जितना पानी लगता है, तो उस यदि मैं कंपेरिजन करता हूँ तो उसका सिर्फ 20% पानी लगता है, 80% पानी आपके छोने में ज़्यादा लगता है। यदि बात करूँ मैं खरीफ सीजन की, जब बारिश का सीज़न होता है। दूसरी यहाँ पे मक्का लगती है, वो लगती है स्प्रिंग सीजन में, जो कि आलू की बात काट के लगाते हैं, जिसके अंदर अच्छा खासा एरिया आ रहा है। यदि उसके बाद लगाते हैं तो उसके अंदर जो पानी की खपत होती है वो करीबन मैं ये कहूँ कि जो आपका चोना होता है उसकी आधी लगती है। चोने में यदि आपका जो पानी आप देखोगे 175 सेंटीमीटर के आसपास पानी लगता है, और स्प्रिंग में जो मक्का लगती है उसमें 80-90 सेंटीमीटर के आसपास पानी लगता है, जैसा कि हमारे पास डेटा रिपोर्ट हम करते हैं। तो वहाँ पे आधा ही लगता है, तो हम कहें कि चोने से ज़्यादा लगता है, वो नहीं लगता। अब आधे को भी हम और कैसे कम कर सकते हैं, उसके और भी तरीके हैं कि हम यहाँ पे जो देते हैं, हम आधी एकड़ 1 एकड़ का हमारा प्लॉट होता है, उसमें सारे में हम खुला पानी छोड़ते हैं। यदि मक्का का अच्छा उत्पादन लेना है, चाहे आपका खरीफ सीजन हो चाहे स्प्रिंग सीजन हो सही, तो हमें मक्का को ड्रिप इरिगेशन पे ले जाना पड़ेगा। आप जितना भी हमारा जो साउथ इंडिया है, दक्षिणी भारत है, ज़्यादातर मक्का की फसल सारी की सारी ड्रिप पे है, इसलिए कि वहाँ का उत्पादन भी जाता है, अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तीसरी जो मक्का होती है, जिसमें आप कहते हैं कि चोने से ज़्यादा लेती है, कई फार्मर्स क्या करते हैं, वो गेहूँ काट के भी मक्का लगा देते हैं। तो गेहूँ काट के जो मक्का लगाते हैं, जिसको हम समर मेज कहते हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि समर के अंदर जब मक्का जो आपका गेहूँ कटता है वो मार्च अप्रैल के आसपास, अप्रैल मिड के बाद ही कटता है। उस समय आपका टेम्परेचर करीबन 40+ ही रहता है। आपका जो इवापोरेशन है, यदि आप वो भी देखो तो वो भी 15 mm से ज़्यादा ही होता है। उस दौरान मैं कहता हूँ कि उसको आप अवॉइड करें, वहाँ पे मक्का न लगाएं, क्योंकि वो मक्का उसमें पानी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? हमारी जो संस्था है मक्की में, देखो हमारा जो मक्का की डिमांड है, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं, हमारी दो डिमांड बेस्ड हम रिसर्च करते हैं कि डिमांड क्या है। यदि सपोज मान लो कि अभी जो हम काम कर रहे हैं, पहले हम काम करते थे कि पोल्ट्री फीड के लिए कौन सी मक्का बेस्ट होती है, कौन सी वैरायटीज बेस्ट होगी, उन पर काम करते थे। जैसे इथेनॉल अब आया, तो हम इथेनॉल में ऐसी वैरायटियों को विकसित करने पर प्रयास कर रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं कि जिसके अंदर स्टार्च कंटेंट ज़्यादा हो। यदि स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होगा तो उसमें इथेनॉल की रिकवरी जो हमारी 38-39% है, हम उसको चाहते हैं कि वो 42% तक चली जाए, तो जो स्टैंडर्ड जो, ताकि जो डिस्टिलरीज है उनको भी मुनाफा ज़्यादा हो। तो उस केस में हम कोशिश वही कर रहे हैं। तो अभी हमारा इथेनॉल ब्रीडिंग पे फोकस है, हमारा फोकस है जीनोमिक सिलेक्शन पे, हमारा फोकस है स्पीड ब्रीडिंग से हम कैसे फास्ट करें उस पर फोकस है। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा पूछा। मौसमी प्रभाव पूरे देश में ही है। आप देखोगे ना, पहले जो मानसून होता था बहुत फ़र्क आ रहा है, सर्दियाँ लंबी चलती थी, आजकल बहुत छोटी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हम जो वैरायटियाँ, क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटियाँ डेवलप कर रहे हैं, ऐसी वैरायटियाँ डेवलप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो उसमें भी फैल नहीं हो, बहुत ज़्यादा कम बारिश हो उसमें भी फैल नहीं हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो उसमें भी फैल नहीं हो। जितना हमारे पास बरसात का विंडो मिलता है, यदि 90 दिन का विंडो मिलता है तो 90 दिन वाली वैरायटी विकसित करते हैं। 120 दिन का विंडो में मिलता है तो 120 दिन वाली करते हैं, जहाँ 150 वहाँ 150 मिलता है। तो उस दिशा में हम अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमारी 25% मैक्सिमम वैरायटियाँ क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटीज़ की कैटेगरी में आती हैं। ਉੱਚ ਉਪਜ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰੋਧੀ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? जी, ड्रोट रेजिस्टेंट की जो आप सूखा रोधी वाली बात करते हैं,
देखो, सूखा रोधी जो हमारा जो मक्का का एरिया करीबन 60-70% हमारा रेनफेड में है, जो कि बारिश पे डिपेंडेड है, जहाँ पे आपको इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती। वहाँ उन क्षेत्रों में हम टारगेट करते हैं कि वहाँ 90 दिन वाली क्रॉप लेके जाएं, ताकि यदि मानसून के टाइम में यदि 3 से 4 भी यदि बारिश मिल जाती है तो किसान को उपज मिल जाए। हम तो उसी दिशा में हम काम करें, और उसके पास हमारे पास अच्छे अच्छे हाइब्रिड्स अवेलेबल हैं। एक मक्की ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? मक्की की किस्म तैयार करने के लिए जी कम से कम आप देखोगे 3 से 4 साल किस्म बनाने में लगता है। फिर उसको हम ऑल इंडिया लेवल पे, पूरे भारतवर्ष लेवल पे हर जगह उसको लगा के देखते हैं, उसको 3 साल इवेल्यूएट करते हैं। तो मैं कहता हूँ 6 से 7 साल मक्की की किस्म आने में लग जाता है। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ हमारे ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? जी, हमारे देश में जो भी किस्में रिलीज होती है, हमारे देश में जो उगती है, वो सारी हमारी जो AICRP प्रोग्राम है उसमें टेस्ट होती है, उसके बाद उगती है, चाहे वो प्राइवेट की कंपनीज की और चाहे पब्लिक कंपनी। ऐसा कोई भी विदेश से वैरायटी आके नहीं लगती। वहाँ से कोई वैरायटी या कोई हमारे पास लाइन मिलती है, कोई जीनोटाइप मिलता है, उसको हम हमारी वाली के साथ मिक्स करके वैरायटी बनाते हैं, फिर किसान के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से उसको ढालना ज़रूरी होता है। तो तब तक वो नहीं डलेगी जब तक कि हमारा जो जीनो है उसके अंदर मिक्स करके फिर किसानों के खेत तक ले जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ? किसानों की जैसे मान लो जी हमारी जो स्प्रिंग मक्का जैसे अभी लगना है, तो स्प्रिंग मक्का में हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटी हैं, जैसे IMS 222 है, IMS 223 है, 224 है, 226 है, 227 है, 232 है, जो कि इस समय लगेगी। और इन वैरायटियों की जो उपज है वो उतनी होती है जितनी कि प्राइवेट कंपनीज की होती है। कई बार किसान को बड़ी मिथ होती है कि प्राइवेट वाली ज़्यादा होती है, पब्लिक वाली कम होती है। ऐसा नहीं होता। पब्लिक का सीड अभी कम बन रहा है, आने वाले टाइम में बढ़ाने की कोशिश करें, हम पंजाब सरकार से प्रयास भी करें कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारा जो मुख्य एम है कि किसान को सबसे बड़ी अवेयरनेस क्रिएट करना कि अच्छी वैरायटी का किस बीज लो, ये अच्छी वैरायटी है, सही टाइम पे उनके पास चली जाए और उनको सही दाम पे मिले। कई बार देखते हो कि आप ब्लैक मार्केटिंग भी, हमने कई बार सुनते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग होती है, 1000 रुपये किलो तो सीड बचता है, उससे किसान की जो मुनाफा है वो कम हो जाता है। हम कोशिश करते हैं किसान को 300-350 रुपये किलो आसपास मिल जाए। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਪਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਸਕੇ? किसान को 2-3 चीज़ें हैं जो कि मुझे ध्यान है। यदि कोई किसान अभी मक्का लगा रखा है, स्प्रिंग में यदि कोई मक्का लगाता है, तो कोशिश करे कि किसान उसको 20 फरवरी से पहले पहले लगा दे। यदि आप 20 फरवरी के बाद लगाओगे तो आपको एक तो पानी की ज़्यादा खपत होगी, 2 से 3 आपको सिंचाई ज़्यादा देनी पड़ेगी। दूसरी, आपका जब पोलिनेशन होगा, जब उसमें फ्लोरिंग होगी, आपका वो मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ कोइंसिड करेगा, तो उसमें टेसल ब्लास्टिंग होगी, आपके दाने कम बनेंगे। तो किसान 20 तारीख के बाद मक्का नहीं लगाएं, उससे पहले पहले लगाएं, ताकि हमारी पानी की बचत हो। अच्छी वैरायटी लगाएं, अच्छी वैरायटी लगाएं, और कोशिश करें कि जो हमारे प्रदेश में जो सीड पैदा करने की भी कोशिश करें कुछ किसान या FPO आगे आएँ, ताकि हम उनको टेक्नोलॉजी दें, ताकि हमारा सीड यहीं पैदा हो, ताकि सही समय पे, सही टाइम पे, सही गुणवत्ता वाला बीज उनको मिल जाए। ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ? चुनौतियाँ, देखो चुनौतियाँ बहुत सारी है, खेती में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि खेती आप देखते हैं खुले आसमान के नीचे होती है। ऐसा कोई है नहीं कि हम पोलिया उसमें तो लगा नहीं सकते बहुत ज़्यादा खेती मक्का की। तो खुले आसमान के नीचे चुनौतियाँ हैं, और उन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने, वो चाहे पंजाब सरकार हो, यूनिवर्सिटीज़ बना रखी है, इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं। अभी जो मेजर जो चुनौती आ रही है हमारे सामने, वो आ रही है कि जो जैसे पंजाब की यदि मैं बात करूँ, तो पंजाब में कैसे पानी बचाया जाए स्प्रिंग मक्का में, क्योंकि स्प्रिंग मक्का का एरिया बढ़ेगा। एरिया इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पंजाब प्रांत में यदि आप डिस्टिलीज देखोगे, उनकी रिक्वायरमेंट करीबन 4 से 5 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमारे यहाँ पे जो पैदा हो रहा है 20% के आसपास हो रहा है। या आप देखोगे जो हमारे पास एरिया प्रोडक्शन बहुत कम है, तो हमारे को प्रोडक्शन चाहिए, हम बिहार पे डिपेंडेंट है, हम झारखंड पे डिपेंडेंट है, हम राजस्थान पे डिपेंडेंट है। तो हम चाहते हैं कि यदि प्रदेश को सेल्फ सस्टेनेबल टिकाऊ बनाना, तो हमारी मक्का यहीं पैदा करेंगे, तभी डिस्टिलीज को फ़ायदा होगा, तभी इथेनॉल कंपनी को फ़ायदा होगा, पोल्ट्री वालों को फ़ायदा होगा। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं और उसी प्रयास में काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसी वैरायटियाँ विकसित करनी है। इथेनॉल के लिए इथेनॉल वाली वैरायटियाँ विकसित कर रहे हैं, पोल्ट्री वालों के लिए पोल्ट्री कर रहे हैं। कैसे किसान तक अच्छी वैरायटी जाए, कैसे किसान का मुनाफा बढ़े और कैसे डिस्टिलीज का मुनाफा बढ़े, हम सभी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारा जो मुख्य मकसद है कि अमृत काल तक 2047 तक हमारे देश को, हमारे प्रांत को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाना है। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं सभी के साथ मिलकर। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ रही ਸਨ? देखो योजनाएं, यदि बहुत सारी योजनाएं हैं और सभी योजनाओं में मक्का की भागीदारी है, हर योजना में होती है। यदि मैं अपने प्रांत की बात करता हूं, तो प्रांत में जैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम है,
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की स्कीम है। अभी जो नई पॉलिसी आई, बायोइथेनॉल पॉलिसी आई है, बायोइथेनॉल में जो ये हाइब्रिड्स डेवलप करो उसकी पॉलिसी आई है। तो स्कीम्स सारी प्रदेश सरकार की और हमारे देश की दोनों ही स्कीमें बहुत अच्छी है, और इससे किसानों को मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो हम कहते हैं कि भाई मुनाफा बढ़ेगा, मुझे लगता है, उम्मीद है और मैं विश्वास करता हूँ, मुझे आशा है कि हमारे किसानों का मुनाफा आगे बढ़ेगा। ਮੱਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? जी, मक्की बिल्कुल मुख्य फसल बन सकती है जी। अभी हम इसको एज ए इंडस्ट्रियल क्रॉप बोलते हैं, पहले फूड क्रॉप से इंडस्ट्रियल क्रॉप में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुख्य फसल यूँ है कि यदि ये पूरी दुनिया की यदि हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का पैदा होती है। 1400 मिलियन टन के आसपास मक्का होती है, जबकि राइस और वीट दोनों मिला के 1500 मिलियन टन के आसपास होते हैं। क्योंकि इसकी यूजेज बहुत है, आप फूड में ले लो, फीड में ले लो, स्टार्च में ले लो, इथेनॉल में ले लो, ठीक है जी, फास्ट फूड में ले लो, क्योंकि हम बात करें अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ इसको ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ देखते ਮੱਕੀ हुए ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? मक्की की सबसे ज़्यादा पैदावार जो होती है वो अमेरिका में होती है। सबसे ज़्यादा यदि दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा मक्की की पैदावार अमेरिका में होती ਤੇ ਭਾਰत ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾन ਆ? है। भारत का उसमें 5वां 6ठे स्थान पर मक्का पैदा करते हैं। भारत में जो हमने जो टारगेट रखे हैं 2030 तक 50 मिलियन टन, 2030 तक 70 मिलियन टन का जो हम टारगेट रखे हैं, और इस साल जैसे मैं आपको बता रहा था कि 50 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਊਗਾ? आने वाले 10 साल में यदि मैं देखूं तो मक्का का भविष्य जो होगा बहुत ही उज्जवल भविष्य है, और हम इसको कहते हैं कि भविष्य की फसल है। क्योंकि जो मक्का का यूज है, क्योंकि आप देखोगे जो हमारी पॉपुलेशन है वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है। आप देखोगे जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, जो इथेन, चाहे पेट्रोल की बात हो चाहे डीजल की बात हो, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो व्हीकल्स बढ़ेंगे तो हमारी जो इथेनॉल की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। तो दोनों डिमांड बढ़ रही है, तो हमारी देश की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि मैं 2047 तक 110 मिलियन टन के आसपास हमारा प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, और मुझे लगता है कि तभी हमारी देश की ज़रूरतें पूरी हो सकेगी। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ? नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मक्का में जितना स्कोप है उतना दूसरी क्रॉप में नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मक्का से आप एंटरप्रेन्योर्स डेवलप कर सकते हैं। आज जितनी भी मक्का जहाँ दुनिया में होती है, मक्की से 3000 प्रोडक्ट बनते हैं। चाहे वो कॉस्मेटिक्स की बात करो, चाहे वो फूड में ले लो, चाहे वो बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ठीक है जी। फास्ट फूड में ले लो, फास्ट फूड तो ऐसा है कि फास्ट फूड में हर फास्ट फूड में मोर और लेस मक्का होती है। तो यदि किसी को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट्स में बनाए, चाहे वो दूसरी सेक्टर्स में बनाए, स्टार्च में बनाए, आपके बेवरेजेज में बनाए, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, और मुझे लगता है नौजवानों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और हम उसके लिए सहायता देने के लिए हमारा संस्थान हमेशा तत्पर है। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਤਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੁੜ ਜੂਗੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਆ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ? नहीं जी, देखो मक्का होती क्या है, जो मक्का की बात करते हैं ना, क्वालिटी की हम बात करते हैं। 3 प्रकार की मैंने मक्का बताई, खरीफ में होती है, एक रबी में होती है, स्प्रिंग में होती है। जो बिहार में मक्का होती है वो रबी में होती है, रबी और स्प्रिंग में मैक्सिमम रबी में होती है। रबी की मक्का का जो ड्यूरेशन है, मक्का जो पकती है वो 150 दिन लेती है, 150 दिन लेती है। हमारे पंजाब में जो मक्का पैदा हो रही है वो 110 दिन 115 दिन लेती है। जितनी मक्का का ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उसका दाना बोल्ड होगा और उसमें शाइनिंग भी होगी, उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन हमारा जो टोटल एरिया मैं बता रहा हूँ कि 25 से 25% के आसपास ही टोटल एरिया आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ की जो स्प्रिंग मक्का लगाओगे पंजाब की, उसकी भी क्वालिटी अच्छी होती है, उसके भी दाना साइज अच्छी होती है, उसकी भी पैदावार आपकी 10 टन से ज़्यादा होती है। तो कई बार लोगों की र्यूमर से वो चल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली कि जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी थोड़ी ठीक होती है, जिसका ड्यूरेशन कम होगा उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिटेरियोरेट होती है, क्योंकि वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੱਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, बिहार की वजह से यहाँ से ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, मध्य प्रदेश 30 दिन कम है जी यहाँ पे। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ वो ਲਾ, दाना थोड़ा बड़ा होता है जी, क्योंकि ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। क्वालिटी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता, क्वालिटी में 1 से 2% का परिवर्तन आता है, लेकिन क्योंकि जो हम एनालिसिस करते हैं पूरे देश लेवल पे, उसमें यही निकल के आता है 1 से 2% का वेरिएशन होता है, इससे ज़्यादा वेरिएशन ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰग ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? मार्केटिंग इसलिए देखो बिहार की जो आप बता रहे हो ना, उसका मार्केटिंग का जो उनका चेन है वो बना हुआ है, क्योंकि एग्रीगेटर्स वहाँ से खरीदते हैं, दूसरे स्टेट्स में सप्लाई करते हैं। पंजाब में अभी एग्रीगेटर्स वाला कंसेप्ट अभी भी नहीं आया। जैसे यहाँ पे एग्रीगेटर्स आ जाएंगे वो भी यहाँ किसानों की मक्का खरीद के दूसरे प्रदेश जहाँ जरूरत है वहाँ पे भेजेंगे।
वहाँ पे एक चैनलाइज सिस्टम बना है जो पिछले 20-25 साल से काम कर रहा है। उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसी चैनल को दूसरे स्टेट्स में बनने में टाइम लगता है। जैसे बनेगा मुझे लगता है सारे देश की समस्याएं मोरलेस एक जैसी समाधान एक जैसा हो जाएगा इनका। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि ये सब देखो, हमारा काम है मेहनत करना, ठीक है जी। हम कोशिश करते हैं कि मेहनत करें, मेहनत से कोई आदमी हारता नहीं। दूसरी चीज़ों में मैं कम से कम ही कोशिश करता हूँ, कम से कम ही इंडल्ज होता हूँ। मैं अपनी मेहनत करता हूँ और वाहेगुरु की मेरे पे मेहर ही मानूंगा। और मेरा ये है कि मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं किसी किसान के खेत पे जाऊँ तो मुझे लगता है यदि उसके चेहरे पे यदि खुशी है तो मुझे लगता है कि मेरे से उससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਈ? ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता जी, ऐसा कुछ नहीं होता। सब सिस्टम से चलती है और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इतनी कोई ऐसी समस्या ही नहीं है। सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती है, सरकार काम करने के लिए हमें भेजती है और हम भी यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं सभी से भी यही कहता हूँ कि हम धरती के हम गेस्ट हैं, होस्ट नहीं है। हम अतिथि के रूप में यहाँ पे हैं तो हमारे को जितना मौका काम करने का मिलता है मुझे लगता है उतना करना चाहिए, ताकि हमारी वजह से यदि किसी का 2 रुपये भी बढ़ता है, मैं तो ये कहूँगा 1 रुपये भी किसी की इनकम बढ़ती है, मुझे लगता है कि वो एक हमारे लिए खुशी का पल होता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? संतुष्टि मुझे देखो, संतुष्टि सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है यदि मेरी टेक्नोलॉजी, मेरा हाइब्रिड यदि खेत में लगा हुआ हो, मुझे लगता है उससे मुझे संतुष्टि मिलती है। दूसरा, यदि मैं किसान से बात करता हूँ और यदि हमारी टेक्नोलॉजी से, हमारी हाइब्रिड वैरायटी से यदि वो खुश होता है, वो लगता है कि नहीं जी आपकी वैरायटी बहुत अच्छी है और हमारे अच्छे परिणाम आ रहे हैं, उसके चेहरे पे यदि मुझे खुशी दिखती है, मुझे लगता है वो सबसे अच्छा खुशी का पल होता है मेरे लिए। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आने वाले टाइम में मक्के की फसल का, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मक्के की फसल का बहुत बड़ा स्कोप है। मक्का एक फ्यूचर क्रॉप है। हम कहते थे पहले कि अपॉर्चुनिटी क्रॉप है, लेकिन मैं कहता हूँ मक्का फ्यूचर है, भविष्य कृषि का फ्यूचर है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਬਸਟੀट्यूट ਬਣ ਸਕਦਾ? हूँ झोने का आराम से बन सकता है जी, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ भी हो सकता? पानी का में मक्का में कभी भी छोड़ने से ज़्यादा पानी लगता है, 50% ज़्यादा भी नहीं लगता है। वो भी जो यदि आप गलत टाइम पे लगाओगे, यदि स्प्रिंग मक्का को आप 20 फरवरी के बाद लगाओगे पानी ज़्यादा लगेगा। क्यों लगाते हो गर्मी में? हम कभी रिकमेंड नहीं करते। जैसे आलू कटता है उसी दिन आप लगा दो और उसमें ड्रिप सिस्टम लगा दो, आपको 50% पानी की बचत है, आपको 40 से 50 सेंटीमीटर में आपकी मक्का की फसल पैदा हो जाएगी। तो हमें टेक्नोलॉजी, हम तो इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं कि किसान को प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारे लिए चैलेंज है। मुझे लगता है कि हम उसी के लिए बैठे हैं। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ HS ਜੱਟ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮਰਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਲਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद।